नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसद ने हाल ही में काले धन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के बाद विदेश में जमा काले धन को लेकर कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे इसी विधेयक के जरिए काले धन के अलग अलग पहलुओं पर बात। हम बताएंगे कि आखिर बीते 4-5 साल में काले धन को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए और इसको लेकर क्या राजनीति हुई। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष काला धन और कर विधेयक 2015। तो काला धन और कर विधेयक 2015 पर चर्चा के बाद राज्यसभा ने इसे निचले सदन को लौटा दिया। संसद के मौजूदा सत्र के आखिरी दिन यानी 13 मई को यह विधेयक पारित हुआ। इसमें विदेशी बैंकों में अघोषित धन जमा करने वालों पर लगाम कसी जाएगी। 422 of them have been traced. The peak balances in each one of those accounts has been found out. Assessment proceedings in most cases have been completed. A tax demand of 4,520 crores along with penalty has been levied against them. काले धन को वापस लाने के लिए सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो विधेयक को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने काले धन से जुड़े अप्रकटित विदेशी आय और कर आरोपण विधेयक 2015 को इस दिशा में जरूरी कदम बताया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान पार्टी लाइन से हटकर सांसदों ने इसका समर्थन किया। कैसे ज्यादा पैसा मिले वो तरीका अख्तियार कीजिएगा। केवल पेनल्टी के जरिए और उसके जरिए पैसा ज्यादा नहीं मिल सकता। रिलैक्सेशन दीजिए, लोगों से कहिए आए इसके नेट में आए, इनकम टैक्स का जो है दायरा उसके अंतर्गत आए। कोई ऐसा प्रोविजन आपको करना पड़ेगा जिसमें बिना नाम डिस्क्लोज किए जो ब्लैक मनी वापस ला के अर्थव्यवस्था में डालना चाहता है उसको आप टैक्स लीजिए, पेनल्टी लीजिए, लेकिन कृपा करके कोई रूट खोलिए ताकि वो देश के विकास में वो ब्लैक मनी वापस आए और लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने विधेयक को कमजोर करार दिया और कहा कि काले धन की वापसी के लिए सरकार ने पहले जो वायदे किए थे उनको पूरा करने के रास्तों का कोई जिक्र इस विधेयक में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लीडर्स और माननीय आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने तो ये बताया कि हर घर में हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं वो पैसा कब आएगा भारत में? इस बिल में पैसे को वो कहां है लाने के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। If you look seriously at this bill, 12 such VDS schemes have happened in the past, sir. Not one of these 12 VDS schemes, no one knows how much money came back in the VDS schemes. Sir, the standing committee has appointed 3 agencies to ascertain the amount of black money which has come here. We still do not have any figure. Sir, the generation of black money is the issue. There was a scheme because real estate is where the black money is. So unless we stop this generation, all this will be like election promises. This one-time amnesty schemes is not going to work, sir. And the reason is it may in fact turn out protecting them. And that is something that I am completely against, and I do not think we should aim as being the objective of this bill, sir. जनता अगर गुमराह हो रही है इस काले धन के शब्द से तो उसको गुमराह मत करिए। आप ये बताइए कि इस एक्ट में क्या है। इस एक्ट में आपने कुछ नहीं कहा है। इस एक्ट में आपने इतना बड़ा एक्ट है आज जो आप पास करवा रहे हैं, इसमें आपने ये कहा है यहां पर जो रुपया किसी का है जिसने ले जाके बाहर जमा किया उसका आप एक्ट नहीं लाए। वित्त मंत्री ने सांसदों की चिंता का जवाब दिया। This is not an amnesty scheme. It's a taxation which is being imposed on a asset or an income outside. Since the tax is being imposed for the first time, we are giving you a compliance period where you pay 30 plus 30 and then you can sleep well. And then also remember, if you don't use this compliance window now, time will run out because by 2017,
there'll be a real-time automatic disclosure of information taking place. The world is no longer willing to tolerate tax havens which thrive in secrecy. मनोनीत सांसद राम जेठमलानी ने इस विधेयक का तीखा विरोध किया। उन्होंने इस विधेयक को कमजोर करार दिया। इससे पहले विपक्ष ने इस विधेयक को धन विधेयक करार दिए जाने का विरोध किया था। सांसदों की मांग के बाद उपसभापति ने कहा कि उनकी राय से सभापति को अवगत करा दिया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा से पहले 11 मई को लोकसभा ने विदेशों में काले धन से जुड़े इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वित्त मंत्री ने विधेयक पर बहस के जवाब में कहा कि यह बिल विदेशों में गैर कानूनी तरीके से संपत्ति जमा करने पर रोक लगाएगा। Money bill as defined in the constitution under article 1 लोकसभा में विधेयक पर चर्चा से पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने इसे धन विधेयक की बजाय संविधान की धारा 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक बताया और सरकार से इस संबंध में प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। जवाब में अरुण जेटली ने विधेयक में कराधान संबंधी प्रावधानों और दंडात्मक प्रावधानों का हवाला दिया और इसे धारा 110 के तहत धन विधेयक बताया। इसके बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस विवाद पर वित्त मंत्री के तर्क को स्वीकार किया और इस पर धन विधेयक के रूप में चर्चा शुरू करने की व्यवस्था दी। I think prima facie that the word only is not restrictive of the scope of the general terms. If a bill substantially deals with the imposition, abolition, etc. of a tax, then the mere fact of the inclusion in the bill of other provisions which may be necessary for the administration of that tax, or I may say necessary for the achievement of the objective of the particular bill, cannot take away the bill from the category of money bill. सदन में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने की। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार को आगाह भी किया कि सरकार के लिए चुनौती काले धन की वापसी से पहले उस धन की जानकारी हासिल करना है। इसके अलावा उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। And the NRI comes back, he has to provide a proper money trail of all the assets that he has acquired over so many years abroad. And if the money, the paper trail is not properly verified by the tax authorities, imagine what will happen to that NRI. So please think about those people who are chanting Modi Modi in Madison Square. I don't think they are going to take this bill in the right spirit. चर्चा में घरेलू काले धन से निपटने पर भी बात हुई। विपक्ष के कई सांसदों ने कहा कि इस बिल में विदेशों में जमा काले धन को लाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही कुछ सांसदों ने काले धन के स्रोत का पता लगाने पर भी जोर दिया। This bill does not make any provision for bringing back the black money from the foreign countries to this country itself. The issue, it is important that the law remains tough on tax offenders. In its present form, it prescribes action against offenders, but it is necessary to identify the offenders. चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने से विदेशों में गैर कानूनी संपत्ति जमा करने पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा फिलहाल जो काला धन विदेशों में जमा है उसकी जानकारी हासिल करना भी आसान हो जाएगा। So the architecture is that on one hand you cooperate with the international community in the fight for automatic exchange of information, and that's the direction. Your second strategy is that you must have a deterrent law in India, a deterrent law which acts as a deterrent, that if after the closure of the compliance window you keep monies outside, it's going to be a highly penal penalty coupled with prosecution. And the third strategy, which is not de-linked from this, is that as far as domestic money is concerned, we try and squeeze the amount of black money domestically. विपक्ष के कई सांसदों ने विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग की, लेकिन वित्त मंत्री ने मांग ये कहकर खारिज कर दी कि सरकार बिल पर काफी आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा कदम पीछे खींचने का सवाल ही नहीं। आखिरकार लगभग 5 घंटे की बहस के बाद ये बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। And the bill is passed.
काला धन और कर अधिरोपण विधेयक 2015 को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार ने दावा किया कि इस कानून के जरिए विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का रास्ता आसान हो जाएगा। It's a law which only deals with undisclosed foreign assets and incomes outside the country. काला धन और कर अधिरोपण विधेयक 2015 के दायरे में विदेश में कमाया गया वो पैसा और संपत्ति है जिस पर भारत में कर नहीं चुकाया गया है। ये कानून उन्हीं भारतीय नागरिकों पर लागू होगा जो कम से कम 192 दिन स्वदेश में रहेंगे और जिनके विदेशी खातों में 5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति होगी। Now these are Indian entities who have illegal funds abroad. Illegal funds abroad could result only out of tax evasion. You evade tax and you keep your money outside. Or these can also be monies earned out of crime. In that event, विधेयक में विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति का ऐलान करने वालों को एक मौका देने का प्रावधान है। इसके मुताबिक लोग अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा कर उस पर लगने वाले कर और जुर्माना चुकाकर कार्रवाई से बच सकते हैं। ऐसा करने के लिए लोगों को निश्चित वक्त मिलेगा। इसके तहत लोग 2 महीने के अंदर विदेशों में जमा संपत्ति की घोषणा करें और 6 महीने में जुर्माने के साथ टैक्स जमा करा सकते हैं। इस कानून के तहत अघोषित संपत्ति पर 30% टैक्स और 30% जुर्माने का प्रावधान है। so for the first time a tax is being imposed on that undisclosed income. This tax, since it is being, for the first time it is being put on that income, a compliance opportunity is to be given. So we will have a compliance opportunity which will last a couple of months. You make a disclosure in first stage, the period for that will be prescribed in the rules. After you make a disclosure, since you have kept it illegally, you pay 30% tax and 30% penalty. विधेयक के मुताबिक तय समय सीमा खत्म होने के बाद अगर विदेशों में अघोषित संपत्ति के साथ कोई पकड़ा जाता है, तब संपत्ति के मूल्य का 30% कर और साथ में 90% जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इन शर्तों को पूरा करने पर किसी व्यक्ति पर प्रस्तावित विधेयक के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। Once the compliance window closes, which again may be a few months, in that event, the law becomes further operative that you will be charged 30% tax. There you don't have to make a disclosure. Azad Sahab was saying, then do you have to make, no, you don't have to make a disclosure. Disclosure is only during the compliance period. In the second phase, you pay 30% as tax and you will pay 90% as penalty. 300%, which means 30 plus 90, which is 120%, which means the value of the asset is actually gone. विधेयक में विदेशी आय से संबंधित कर चोरी का मामला सही पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की कैद के साथ 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। चलिए और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आरएस टीवी विशेष में आगे बात करेंगे देश में काले धन को लेकर अब तक कौन से कदम उठाए गए। पांचवी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी जयललिता। 23 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण। बदलाव से क्या होगा असर? देखिए पहली खबर, जयललिता की ताजपोशी, आज रात 8 बजे। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं उस राज्य में जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। विधायक और सांसद का सम्मान समाज में इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। इस देश के अंदर
अनिवार्य मतदान की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात कहा तो आगे आ गई। महामहिम राज्यपाल में इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तो संसद में काले धन से जुड़ा विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी कई कदम उठाए गए हैं काला धन को वापस लाने के लिए, और जाहिर है कि विधेयक के सफर तक की राजनीतिक घटना रोमांचक पृष्ठभूमि में पूरी हुई है। आइए देखते हैं बीते कुछ सालों में काले धन को लेकर सरकार पर क्या क्या दबाव बने और फिर सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए। काले धन का मुद्दा जब बड़े राजनीतिक सवाल के तौर पर देश के सामने आया तो सरकार पर दबाव बढ़ा। 2009 में इस मसले पर राम जेठमलानी और कुछ लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसे खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने को कहा। 4 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीपी जीवन रेड्डी की अगुवाई में एसआईटी गठित की। 29 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने 627 लोगों की सूची सौंपी। 15 जनवरी 2015 को एक अखबार ने एचएसबीसी बैंक में खाते वाले 1195 लोगों की सूची छापी। इस सूची के बाद एक बार फिर काले धन का मुद्दा गर्मा गया। जानकारों की माने तो एसआईटी गठित होने के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की छवि को बड़ा धक्का लगा। बार बार ये केस सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट मॉनिटर्ड जो केसेस स्टार्ट कर दिए, हसन अली का केस और बाकी केसेस, और फिर एसआईटी सेटअप करने का 2011 में प्रावधान किया। तो ये मतलब चल तो रहा है पिछले 5-6 साल से, ऐसा नहीं कि अभी मुद्दा है। लेकिन बीजेपी को फायदा मिला इसका कि उन्होंने ये दिखाया कि यूपीए की सरकार में बहुत भ्रष्ट चीजें हुई हैं। हालांकि 2011 में फ्रांस सरकार ने भारत को 628 लोगों की सूची सौंपी थी, लेकिन उस संख्या से जानकार संतुष्ट नजर नहीं आए। भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर गरमाए माहौल के बीच यूपीए सरकार ने जून 2011 में सीबीडीटी के तत्कालीन अध्यक्ष एमसी जोशी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति ने 30 जनवरी 2012 को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए, जिनमें से ज्यादातर लागू नहीं हो पाए। अब नई सरकार के समय काले धन से जुड़ा विधेयक पारित हुआ, जिनमें विदेशी खातों पर खास जोर है। हालांकि जानकारों का कहना है कि साल भर के भीतर काले धन को लेकर जितने कदम उठाए जाने चाहिए थे उतने नहीं उठे। सरकार तो बार बार कह रही है कि हम बहुत गंभीर हैं, हम ये होने नहीं देंगे और करप्शन को रोकेंगे। हाँ, तो कह तो रहे हैं और 1 साल ही हुआ है, तो ऐसा जरूर है कि मतलब समय सरकार को चाहिए और समय चाहिए। लेकिन जो कदम उठा सकते थे अभी, वो कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, इससे थोड़ी शंका होती है। हालांकि सरकार ने काले धन को लेकर संसद में विधेयक पेश किया, जिसे तकरीबन हर पार्टी ने समर्थन दिया। अब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और काले धन से जुड़ा विधेयक संसद में पारित होने के बाद सरकार का दावा है कि इससे काले धन पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जानकारों की माने तो काले धन को लेकर सबसे मुश्किल चुनौती अब भी बरकरार है। मौजूदा विधेयक के जरिए मदद तो मिलेगी, लेकिन इससे काले धन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। विधेयक पारित होने के बाद विदेशी बैंक खातों में जमा पैसों को लेकर अब भारतीय सतर्क होंगे। लेकिन इस विधेयक के बाद 2-3 मुद्दों को लेकर बहस अब भी जारी है। पहला ये कि काले धन वाले खाते की पहचान कैसे होगी। दूसरा, अमेरिका की तरह टैक्स हेवन देशों के साथ मजबूत समझौता क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, जितने पैसों का अब तक पता चला है उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश के भीतर जमा काले धन को लेकर कारगर कदम उठाने की जरूरत पर भी जानकार जोर दे रहे हैं। विदेशों से काला धन लाना सरकार के लिए बनिस्बत अपने देश के अंदर जो काला धन जो है उसके विरुद्ध काम करना वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत विदेशों से काला धन लाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स हेवन बने।
विधेयक में मौजूद प्रावधानों में इस बात का जिक्र नहीं है कि काले धन के खाता धारक की पहचान कैसे होगी। जानकारों की माने तो आमतौर पर अलग अलग देशों के जरिए या 3-4 आदान प्रदान के बाद ही कोई व्यक्ति इस तरह के धन को बैंक खातों में जमा करता है। ऐसे में खाता धारक की पहचान करना सबसे जरूरी है। पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि जो देश से पैसा बाहर निकालते हैं वो एक तरीका होता है कि वो लेयरिंग का। हाँ, 90 टैक्स हेवन है दुनिया में। हाँ, तो आप एक टैक्स हेवन में ले जाते हैं, वहां पे एक शेल कंपनी में डाल देते हैं, फिर दूसरे में ले जाते हैं, पहली वाली शेल कंपनी बंद कर देते हैं। इस तरह से 5 लेयर करके छठे में फाइनली देते हैं। तो जैसे अगर आपको स्विट्जरलैंड में पैसा ले जाना है तो आपने पहले सेंट किट्स ले गए, फिर सेंट लूसिया ले गए, फिर समझिए कि आप सिंगापुर ले गए, फिर वहां से केमन आइलैंड ले गए, फिर जर्सी आइलैंड ले गए और फिर वो आप स्विट्जरलैंड में। तो अगर स्विट्जरलैंड की सरकार से आप पूछते हैं कि भाई मिस्टर XYZ का कितना पैसा है, तो सरकार स्विट्जरलैंड की कहती है कि मिस्टर XYZ का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर XYZ ने जो अपना पैसा वहां स्विट्जरलैंड में डाला वो जर्सी आइलैंड के जरिए से और किसी कंपनी क्रोकोडाइल नाम की कंपनी के उससे डाल दिया, समझिए। तो कहेंगे क्रोकोडाइल कंपनी तो ब्रिटिश कंपनी है। काले धन के साथ चुनावी चंदे का सवाल भी लंबे समय से उठता रहा है। चुनाव आयोग ने भी कई बार इस तरफ लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन चुनाव सुधार की इस कोशिश को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे के मुताबिक देश की बड़ी पार्टियों को ज्यादातर पैसे नगद में मिलते हैं, लिहाजा जानकारों का मानना है कि जब तक चंदे में पारदर्शिता नहीं आती तब तक काले धन के स्रोत और राजनीतिक पार्टियों के बीच का गठजोड़ कायम रहेगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि ऐसे स्रोतों पर निर्भर भी रहती हैं चुनाव की प्रक्रिया की, इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि चुनाव की प्रक्रिया है उस पर सुधार होना चाहिए। क्योंकि जब तक राजनीतिक पार्टियों का कहीं ना कहीं ऐसे स्रोतों के ऊपर निर्भरता बनी रहेगी जहां से काला धन सृजित होता है, तब तक राजनीतिक पार्टियां कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगी उस तरह की मतलब जो काला धन को कम कर सके। अन्ना DMK सत्ता में आती है तमिलनाडु में तो DMK को पकड़ लेती है, DMK आती है तो अन्ना DMK को पकड़ लेते हैं। पंजाब में जब अकाली दल आते हैं तो कांग्रेस को पकड़ लेते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं तो अकाली दल में पकड़ लेते हैं। सेंटर में NDA आती है तो UPA पे गाज गिरती है, और UPA होती है तो NDA को कहते रहते हैं कर्नाटक में ये कर लिया, वहां ये कर लिया, गोवा में ये कर लिया। तो सारी नेशनल और जो रीजनल पार्टीज हैं सभी इसमें लिप्त हैं। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पॉलिटिकल क्लास का कि इसको ज्यादा छुओ मत, इसके बारे में थोड़ा हवा बना दो कि कुछ कर रहे हैं, पर ज्यादा कुछ छेड़खानी मत करो इससे। संसद के दोनों सदनों से हाल ही में कालाधन और कर विधेयक पारित होने के बाद इस दिशा में एक कदम तो उठाया गया है, लेकिन इससे उन्हीं खातों पर नजर रखी जा सकेगी जिनका स्रोत सरकार के साथ खाता धारक ने साझा किए हों, या फिर सरकार को उनके खातों की जानकारी हो। लेकिन असली चुनौती छुपे हुए खातों का पता लगाना है। जाहिर है चुनौती अब भी कायम है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो ये थी काले धन से जुड़े विधेयक पर हमारी खास पेशकश। देश विदेश के तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।